सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नीट, आईआईटी और आईएसआरएस को लेकर के एसवीजीएमएस टीम आज से एक बहुत बड़े अभियान का श्री गणेश करने जा रही है। आप सबके शुभकामना और आशीर्वाद का हमें सतत आवश्यकता रहेगी। इसी क्रम में मैं प्रिंसिपल मॉडल स्कूल सागवाड़ा सुरेश चंद्र गामा बच्चों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत, मानव जीवन इस धरा पर लाखों वर्षों से इसका आविर्भाव हुआ है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम मानव जीवन को 3 पार्ट में देखते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन के बारे में हमें जो जानकारियां हैं वो सब औजारों से मिलेंगी, गुफाओं के चित्रों से मिलेंगी, जीवाश्मों से मिलेंगी। आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। मीन्स लिपिबद्ध इतिहास नहीं होगा किसी प्रकार की। हम मानव को जानना चाहेंगे तो औजार, जीवाश्म या अन्य किसी प्रकार के वस्तुओं के अवशेष हैं, कंकाल हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल औजारों और अवशेषों से मिलता है। इसको अपन कहते हैं पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। यहाँ पर हमको कुछ इतिहास मिलता भी है, कुछ सामग्री लिपि में मिलेगी भी सही, कुछ लिखा गया है, मोस्टली चित्रात्मक लिपि भी मिलेगी, लेकिन उस लिपि को आज तक कोई पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया। इसमें हड़प्पा सभ्यता और अन्य प्रकार की जो ताम्र पाषाण युग की संस्कृतियां हैं, ताम्र पाषाण कालीन, वो आती है। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में अच्छी प्रकार से इतिहास का लेखन आरंभ किया गया है। इसमें इतिहास आपको लिपिबद्ध भी मिलेगा और उस लिपि को हम पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ग्रंथ भी हमारे पास उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान के नक्शे को थोड़ा इस प्रकार से समझें तो यहाँ से जो बाहर से लोग आते थे वो या तो ईरानी आते थे या यूनानी आते थे। उनको सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश करना पड़ता था। सिंधु नदी को वो हिंदोस या इंदोस कहते थे। हिंदोस या इंदोस। और नदी को पार करने के बाद ये जो हमारा भारतवर्ष है उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडिया। प्रागैतिहासिक काल को अपन को पढ़ना है तो उसको 3 प्रकार के क्रमों में पढ़ना पड़ेगा। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व वर्ष से 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में जो मानव संस्कृति थी भारत में, उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। 10,000
ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के बीच जो मानव रहे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के काम किए, अपने मानव संस्कृति और समाज का विकास किया, वो आएगा मध्य पाषाण काल में। और 8000 ईसा पूर्व के बाद जो आरंभ हुआ उसको नवपाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल के भी 3 वेद हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको बताता है कि मानव ने धीमे धीमे कैसे विकास किया, उसके प्रयोग किए जाने वाले औजारों में क्या परिवर्तन हुआ। पहले वो शिकार करते थे, फिर शिकार के बाद उन्होंने अनाज संग्रहण कर दिया, पशुपालन कर दिया, मकान बना दिए। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन बताता है कि जैसे पूरा पाषाण लिखा है, मध्य पाषाण लिखा, नवपाषाण लिखा, इनका क्रमिक विकास बताता है। इन क्रमिक विकास में उनका शिकार करना बदल जाता है, उनके औजारों का प्रयोग बदल जाता है, उनके रहने और व्यापार का ढंग बदल जाता है। इसी क्रम में जो हमने केवल पूरा पाषाण लिखा है, तो मानव ने पत्थरों का जो स्टार्ट में प्रयोग किया था, उसमें आरंभिक, मध्य और उत्तर में कैसा चेंज किया। तो उनके पास जो पहले जो औजार थे वो थे चोपर और हस्तकुठार। ये काफी मोटे और भद्दे पत्थर, जैसा भटालिया वैसा औजार थे। और ये आपको अवशेष मिलते हैं बोहरी महाराष्ट्र में। अगर बोहरी महाराष्ट्र में जाएं और हम आरंभिक पूरा पाषाण काल के अवशेष देखना चाहें तो इस प्रकार के औजारों के अवशेष हमको मिल सकते हैं। मध्य में ये जो मोटे औजार हैं वो तेज हो जाते हैं, उसमें आज क्या आएगा, वेदनी आएगा, खुरचनी आएगा। औजारों के ऊपर फलक आ गया है, औजार छोटे हो गए, इसको इसलिए फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलक संस्कृति। ये मोटा औजार होता था, यहाँ पर फलक वाले औजार आ गए। उत्तर पाषाण काल में अपन देखें तो चकमक उद्योग, अब ये जो पत्थरीले पत्थर के औजार हैं उनमें शाइनिंग अधिक आ गई। इसमें सबसे बढ़िया जो अवशेष हमको मिले हैं, भीमबेटका भोपाल। भीमबेटका भोपाल में 500 गुफाएं मिली, 500 गुफाएं। 500 गुफाएं इसका मतलब है लगभग पूरा गांव बसा होगा। उन हर गुफाओं में अलग अलग प्रकार के भित्ति चित्र मिले, लोगों ने चित्र बनाए और मानव जीवन का अति सुंदर सजीव चित्रण किया है। कैसा, शिकार के पहले लोग नाच रहे हैं, शिकार करने पर लोग इकट्ठा होकर के शिकार के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, शिकार को मार करके फिर कोई काम कर रहे हैं, कहीं किसी गर्भस्थ नारी का चित्रण है। इस प्रकार मानव जीवन का सजीव चित्रण भीमबेटका भोपाल की 500 गुफा मिलता है। वो उत्तर पाषाण काल के जीवन का सजीव चित्रण है। पूरा पाषाण काल के पूर्व, मध्य और उत्तर की अवस्थाओं के बाद मध्य पाषाण काल जो चला 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, इसमें धीमे धीमे वातावरण में गर्मी बढ़ गई, जलवायु में परिवर्तन आ गया। गर्मी बढ़ने से घास के मैदान हो गए, तो हिरण है, इस प्रकार के शिकार में वृद्धि हुई है, मछली पालन शुरू कर दिया लोगों ने। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भिलवाड़ा राजस्थान, इन दोनों जगह मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मतलब आज से लगा करके अपन सदियों में देखें तो सबसे पहला पशुपालन कहाँ हुआ है, तो अपन इन दोनों जगहों से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भिलवाड़ा राजस्थान से। औजार अब छोटे हो गए हैं, तो मध्य पाषाण काल के औजार को कहा जाता है माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटे औजार आ गए। जीवन लोगों का वो ग्रुप में रहना शुरू कर दिया लोगों ने। एक ऐसा उदाहरण मिलेगा आपको कि मनुष्य की समाधि, मनुष्य को जो दफनाया गया है, उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री डाल दी है, औजारों का संग्रह डाल दिया है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा?
कोई मृतक कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी समाधि है, उसमें उसका शव तो दफनाया है, लेकिन उसके साथ कुछ खाद्य सामग्री, बर्तन या औजारों का भी संग्रह उसके साथ डाल करके दफनाया गया है। क्यों किया होगा ऐसा? उसको लेकर के इतिहासकारों का कहना है कि मध्य पाषाण काल में लोगों को लोकोत्तर जीवन, नहीं मरने के बाद भी अगला जीवन होगा, ये खाद्य सामग्री औजार उसके काम आएगी, इस प्रकार की भावना, विचार और कल्पना मध्य पाषाण काल में सजीव होगी। उसका उदाहरण है कि मनुष्य की कब्र में खाद्य सामग्री और औजारों को इनपुट किया गया है। अब नवपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से आगे की बात करते हैं। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि, भवन बना करके समाज के रूप में एकत्र रहना, व्यापार, वस्तु विनिमय, इस प्रकार का जो वर्तमान जीवन है उसका मूल रूप में आविर्भाव है वो नवपाषाण काल से स्टार्ट हो गया है। और इसमें सबसे चमत्कारिक रूप से जो कुम्हार के चौक का आविष्कार है, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने का, वो सबसे प्रमुख माना जाता है। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख देन होती है कुंभकार के चौक का। उस चौक से फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए और फिर वो चौक है वो वर्तमान मशीनरी का मूल बिंदु है। सबसे पहले खेती में गेहूं और जौ बोए गए, गेहूं और जौ। और उनके साक्ष्यों की बात करते हैं तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वहां इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। नवपाषाण काल में सबसे पहले खेती में क्या बोया गया? गेहूं और जौ। उसके प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ है। कोल्डी हवा इलाहाबाद, कोल्डी हवा इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयाग भारत, उसमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल का दाना मिला होगा, चावल के दानों का समूह मिला होगा, उसका प्राचीनतम साक्ष्य। औजारों में सबसे पहले मोटे औजार थे, फिर फलक वाले आए, फिर मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ छोटे आ गए। यहाँ पर पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग हुआ है, पॉलिशदार पत्थरों का। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस प्रागैतिहासिक काल के तीनों चरणों क्या है, उनके औजारों के परिवर्तन में स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन। पहले पूरा पाषाण में मनुष्य खाना बदोश था, मध्य पाषाण में थोड़ा सा वो ठिकाने बैठना हुआ, और नवपाषाण काल में उसने घर बना दिए, उनका एक मुखिया होता होगा, गांव के रूप में एकत्र होना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर औजारों के रूप में जो चीज आया वो है पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग। बुर्ज़होम कश्मीर, बुर्ज़होम कश्मीर में एक गर्तावास मिला है। गर्तावास का मतलब है मानव का आवास, मानव आवास का है। और यहीं पर एक समाधि मिली है, या शव को दफना गया, उसमें मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। इस प्रकार का साक्ष्य भी यहां मिला है। नवपाषाण काल में जो सत्ता थी वो स्त्रियों के हाथ में थी, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक एज भी कहते हैं कि ये जो पूरा नवपाषाण काल का की अवधि है उसमें महिलाओं को और स्त्रियों को ज़्यादा प्रमुखता थी, चाहे वो कृषि कार्य हो चाहे घर कार्य हो, इसलिए मातृसत्तात्मक का। इसके अवशेष पटना में भी मिले हैं, असम और मेघालय की गारो पहाड़ियों में मिले हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और ऊपर कश्मीर तक, लगभग पूरे भारत में इनका फैलाव है। आज के इस इतिहास के प्रागैतिक काल के लेसन को हम यही शुभारंभ में पूर्ण मानते हैं। कल इसके आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।